अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमलों के कलीदी मुलजिम तहव्वुर राना को भारत लाया गया है। अभी कुछ देर पहले वो भारत पहुंच गए, दिल्ली के हवाई अड्डे पर उन्होंने लैंड किया और 26/11 मुंबई हमलों का इसे कलीदी मुलजिम माना जा रहा है। तहव्वुर राना जो अमेरिका में थे और अमेरिका की जेल से अब इन्हें भारत लाया गया है। आपको बता दें कि 2008 के मुंबई हमलों का कलीदी मुलजिम इन्हें माना जा रहा है और 2008 के मुंबई हमले में करीबन 166 लोग मारे गए थे और फिलहाल जो कलीदी मुलजिम हैं अमेरिका से इन्हें भारत लाया गया और अभी कुछ देर पहले उन्होंने दिल्ली के हवाई अड्डे पर लैंड किया है और वहाँ से सीधा ये पहली तस्वीर आई है, बैक साइड की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि तहव्वुर राना जो मुंबई 11 हमलों के अहम मुलजिम हैं, इन्हें फ़िलहाल भारत लाया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पहली तस्वीर है जब वो भारत उन्हें लाया गया। तो उसके बाद ये बैक साइड की तस्वीर है। एनआई की टीम उनके साथ मौजूद है। एनआई की टीम की तहवील में उन्हें फ़िलहाल रखा गया है। एनआई फ़िलहाल राना से पूछताछ करेगी और इस तरह जो मुंबई हमलों का कलीदी मुलजिम है इसे फ़िलहाल भारत लाया गया है। आपको बता दें कि फ़िलहाल एनआई की तहवील में इसे भेजा गया है। एनआई इस वाले से तहकीकात करेगी। एनआई के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अफसर की क़यादत में एक मल्टी एजेंसी टीम तहव्वुर राना को उन्होंने फ़िलहाल हिरासत में लिया है और उन्होंने ही अमेरिका से इसको दिल्ली लाया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तहव्वुर राना को भारत लाने के पीछे भारतीय हुकूमत का मकसद क्या है और मुल्क में इसका क्या होगा। हिंदुस्तान पहुंचने पर तहव्वुर राना को हिरासत के लिए नई दिल्ली के एनआई अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद तहव्वुर राना से पूछताछ की जाएगी। इब्तिदाई चंद हफ्तों तक इसे एनआई के तहवील में तिहाड़ जेल में रखा जाएगा जहां सिक्योरिटी के खुसूस इंतजामात किए गए हैं। एनआई की तरफ से पूछताछ के बाद मुंबई हमलों की मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की तहवील में भेजा जाएगा। दिल्ली और मुंबई की जेलों में उनके लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। राना की सरगर्मियों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी और एनआई की टीम इसके साथ रहेगी। आपको याद होगा कि तहव्वुर राना को 2008 में जो मुंबई में हमले हुए थे उन हमलों का इससे कलीदी मुलजिम माना जाता है। बताया जा रहा है कि डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का एक करीबी साथी है जो मुंबई हमलों के अहम साजिशों में से एक है। 2008 के मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे। तहव्वुर राना पर कत्ल, हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश और ताज़ात हिंद गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के तहत दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का इल्ज़ाम इस पर आयद किया गया है। जुर्म साबित होने पर इन्हें उम्र कैद या सजाई मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर ये कि 2008 के मुंबई हमलों के कलीदी मुलजिम तहव्वुर राना को अमेरिका से अब भारत लाया गया है और ये पहली तस्वीर सामने आई है जहां बैक साइड इनका देखा जा सकता है कि 2008 के बाद ये अब दोबारा भारत इनको लाया गया है और फ़िलहाल एनआई इस हवाले से मज़ीद तहकीकात करेगी। उसके बाद इन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि पुंछ में आज हिंदू पाक अफवाज के माबीन फ्लैग मीटिंग हुई है। ये बड़ी खबर पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ताल्लुकात है, तो दूसरी तरफ आज
पुंछ में LOC पर हिंद पाक अफवाज के माबीन फ्लैग मीटिंग हुई है। जो हालिया कशीदगी हालात और सरहद पर जो फायरिंग के वाक़ात रोनमा हुए गुज़िश्ता 2 हफ्ते या गुज़िश्ता महीनों के दौरान, उस पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया और सलामती सूरत हाल के हवाले से ये अहम मीटिंग मानी जाती है, क्योंकि इस मीटिंग में जो है सलामती सूरत हाल और ख़ासकर जो सरहद के मामलात है दोनों मुल्क के दरमियान, इस मीटिंग में इन मामलात पर ख़ास बातचीत की जाती है। और ये अहम पेशरफ्त आज हुई जहां दोनों मुल्कों के हिंद पाक अफवाज के जो अफसरान हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की और सरहदी मामलात पर इस अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान फ्लैग मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें हालिया कशीदगी और फायरिंग के वाक़ात पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर मुनक़द हुई, जिसमें दोनों ममालिक के ब्रिगेडियर सतह के अफसरान ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। दोनों फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि सरहदों पर अमन हम आहंगी बरकरार रखना ज़रूरी है और जंग बंदी माहिदे की मुकम्मल पासदारी की जाएगी। इस पर दोनों मुल्कों के दरमियान इस बात पर राज़ी हुए हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी का जो माहिदा है उस पर मुकम्मल पासदारी की जाएगी, मिन व अमन उस पर अमल किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के अफवाज ने इस मीटिंग में सरहद इंतज़ाम से मुतल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग की क़यादत चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर दोनों जानिब के ब्रिगेडियर सतह के अफसरान ने की। फ्लैग मीटिंग्स लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर मैनेजमेंट के मामूल के अमल का हिस्सा है, जो दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बाहमी समझ के तहत मुनक़द की जाती है। साथ ही साथ LOC से मुतल्लिक मामूल के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय अफवाज ने इस मौके पर पाकिस्तानी हम मनसूबों के साथ दरअंदाजी की कोशिशों, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों और IED धमाकों जैसे मामलात उठाए और उन पर बाज़ाब्ता अपनी बात रखी। आपको याद होगा कि 2 अप्रैल को भी एक ब्रिगेडियर कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग जो 75 मिनट तक जारी रही चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट पर मुनक़द हुई थी, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन ने LOC पर अमन रखने की ज़रूरत पर जोर दिया था। बता दें कि 1 अप्रैल को दिफाई तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी अफवाज ने पूंछ में LOC बारूदी सुरंग के धमाके के बाद बिला इश्ताल फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की थी, लेकिन उसके बाद ये दूसरी मीटिंग है 2 अप्रैल के बाद। और इत्तलात के मुताबिक 13 फरवरी को भी पाकिस्तान अफवाज के पूंछ में भारतीय चौकियों पर बिला इश्ताल फायरिंग की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। कृष्णा घाटी सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी 11 फरवरी को अखनूर सेक्टर में एक देसी साख्ता बम धमाके के एक दिन बाद हुई, जिसमें एक कैप्टन समेत 2 भारतीय फौजी एहलकार जामा हुए। तो कुल मिलाकर एक तरफ से जहां ये मीटिंगों का सिलसिला जारी है और वक्त पर ऐसी मीटिंगें होती है, लेकिन फिर भी जो है सरहद पर जंग की खिलाफ वर्जी देखी जा रही है, दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज इस मीटिंग में ये दोनों मुल्क के नुमाइंदगान और ख़ासकर जो फ़ौजी अफसरान हैं उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। जो सरहद है, सरहद पर अमन को फ़रोग़ दिया जाएगा। अमन को बरकरार रखने पर दोनों मुल्कों के जो अफवाज के सरबरान हैं उन्होंने इत्तेफाक किया है और उसकी यकीन दहानी कराई है कि सरहद पर जो है अमन को बरकरार रखा जाएगा। चलिए जी, बात सरहद की हो रही थी तो बात जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की भी करते हैं। और आपको बता दें कि LG इंतज़ामिया ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर में मज़ीद 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मज़ीद 2 सरकारी मुलाजमीन को आज बरतरफ किया गया है। इन मुलाजमीन पर मिलिटेंसी से रवाबित का इल्ज़ाम है और आपको याद होगा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ इससे पहले भी हुई है, जिस वजह से LG इंतज़ामिया पर जो जम्मू कश्मीर की सियासी जमात है उन्होंने उस पर तनकीद भी की है। लेकिन लगातार फिर भी जो सरकार की पॉलिसी है कि मिलिटेंसी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर वो काम कर रहे हैं। तो LG इंतज़ामिया के मुताबिक ये मिलिटेंसी के साथ मुबैना
روابط ہیں ان کا جس کی بنا پر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ 2021 سے اب تک 82 سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے۔ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور خاص کر جو سرکاری ملازمین ہیں ان پر بھی سرکار نے شکنجہ کسا ہے، اور مزید دو ملازمین کو آج سرکاری نوکریوں سے برطرف کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں انتظامیہ نے 2 مزید سرکاری ملازمین کو ملیٹنسی کے ساتھ مبینہ روابط پر نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے، جس کے ساتھ ہی 2021 سے اب تک اس بنیاد پر برطرف کیے گئے ملازمین کی مجموعی تعداد 82 تک پہنچ گئی ہے۔ جن 2 ملازمین کو آج برطرف کیا گیا ان میں جموں کشمیر پولیس کے اسسٹنٹ وائرلیس آپریٹر بشارت احمد میر اور محکمہ تعمیرات عامہ کے سینئر اسسٹنٹ اشتیاق احمد ملک شامل ہے۔ دونوں کو آئین ہند کے آرٹیکل 311(2)(c) کے تحت بغیر انکوائری کے برطرف کیا گیا، کیونکہ انہیں حکام کے مطابق قومی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کیا گیا، جس کی بنا پر انہیں بنا انکوائری کے ہی برطرف کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بشارت احمد میر جو برین سری نگر کے رہائشی ہے، ذرائع کے مطابق پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں تھے اور حساس سیکورٹی معلومات مخالف قوتوں کو فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ وہیں اشتیاق ملک جو ضلع اننت ناگ کے لارنو علاقے کے رہائشی ہے، قلعہ تنظیم جماعت اسلامی جموں کشمیر کے بتایا جا رہا ہے کہ سرگرم رکن اور معاون سمجھے جا رہے ہیں۔ ان پر بھی شدت پسندوں کو پناہ خوراک اور انٹیلیجنس معلومات فراہم کرنے کے الزام ہے۔ انتظامیہ نے ایک بار پھر سرکاری نظام میں موجود قومی دشمن عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل مارچ میں منشیات سے متعلق مقدمات کی بنیاد پر جل شکتی محکمے کے 5 ملازمین کو برطرف کیا گیا تھا، جبکہ فروری میں ایک کانسٹیبل ٹیچر اور محکمہ جنگلات کے اہلکار کو ملیٹنٹوں کے ساتھ روابط پر ملازمت سے نکالا گیا تھا۔ اور اس طرح سال 2021 میں ایک خصوصی ٹاسک فورس کی تشکیل کے بعد سے اب تک 82 ایسے سرکاری ملازمین ہیں جنہیں ملیٹنسی کے الزامات کے تحت برطرف کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ جموں کشمیر کے سیاسی پارٹیوں نے LG انتظامیہ کی تنقید بھی کی، تاہم اس کا کوئی اثر نہیں دکھا، کیونکہ اب جموں کشمیر کے اپنی ایک عوامی حکومت ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی کارروائیاں فی الحال جاری ہے۔ اور LG انتظامیہ کی جانب سے آج یہ بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 سرکاری ملازمین کو ملیٹنسی کے ساتھ روابط کے الزام میں نوکریوں سے برطرف کیا گیا۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں، بات باغ گل لالہ کی کرتے ہیں۔ باغ گل لالہ ان دنوں سرخیوں میں ہیں، لیکن باغ گل لالہ میں سیاحوں کا رش بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ریکارڈ توڑ سیاحوں کی آمد باغ گل لالہ میں دیکھی جا رہی ہے۔ اور اب تک 4,46,000 سے زائد سیاحوں نے اس خوبصورت باغ کی سیر کی ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ 26 مارچ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے اس باغ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا، اور اس طرح سے گزشتہ 15 دنوں یا 2 ہفتوں میں ہی 4,46,000 سیاحوں نے اس باغ کی سیر کی ہے، اور اس طرح سے رواں سیزن میں ریکارڈ توڑ سیاحوں کی آمد ہو گئی ہے۔ ماضی کے جو تمام پرانے ریکارڈ تھے وہ اس سے زیادہ اس بار آمد ہوئی ہے۔ اور آپ کو بتا دیں کہ باغ گل لالہ میں سیاحوں کا رش دیکھا جا رہا ہے، جو سابقہ تمام ریکارڈ سیاحوں کے وہ اس سے بھی زیادہ سیاحوں کی آمد اس سیزن متوقع ہے، اور گزشتہ 15 روز میں ہی 4,46,000 سیاحوں نے باغ گل لالہ کا دورہ کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ زبرون پہاڑیوں کے دامن اور ڈل جھیل کے کنارے پر واقع ایشیا کے سب سے بڑے ٹولپ گارڈن باغ گل لالہ کے سیر کرنے کے لیے ان دنوں مقامی غیر مقامی سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسے میں گزشتہ 15 روز کے دوران 4,46,000 سے زائد سیاح باغ گل لالہ میں انہوں نے باغ گل لالہ کی سیر کی ہے،
امسال باغ گلالہ کو عوام کے لیے کھلے جانے کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں سیاح باغ کے رنگ برنگے کھلے ہوئے پھولوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ محکمہ فلوریکلچر گارڈنز اینڈ پارکس کے مطابق ٹولپ گارڈن کو عام لوگوں اور سیاحوں کے لیے کھلے جانے کے پہلے 15 روز میں 4,46,154 سیاحوں نے باغ میں موجود رنگ برنگ ٹولپس کا مشاہدہ کیا ہے اور تمام سابقہ ریکارڈز توڑ دیے ہیں اس بار سیاحوں نے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران مقامی سیاحوں کی تعداد میں کچھ حد تک کمی دیکھی گئی، لیکن اب ملک کی دیگر ریاستوں اور یوٹی سے آئے سیاحوں کے علاوہ مقامی سیاح بھی باغ کی سیر میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ 600 کنال اراضی پر محیط باغ گلالہ میں 74 اقسام کے 17 لاکھ خوبصورت گلالہ اپنا حسن بخیرے ہوئے ہر ایک آنے والے کو معطر کر رہے ہیں۔ دراصل درآمد کیے گئے ان ٹولپس کو لگانے کا کام موسم سرما میں ہی شروع کیا جاتا ہے اور پھر موافق ماحول کے مطابق مارچ کے آخری ہفتے میں باغ میں ٹولپ کے رنگ برنگے پھول اپنی جوبن پر نظر آتے ہیں۔ حکام کا ماننا ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے سے باغ گلالہ کے کھل جانے سے کشمیر میں سیاحتی سیزن کم از کم 1 مہینے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2024 میں 4.5 لاکھ سیاحوں نے ٹولپ گارڈن کا مشاہدہ کیا اور اس طرح یہ ریکارڈ 15 دنوں میں ہی اس بار ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ تمام سابقہ ریکارڈ اس بار سیاحوں نے توڑ دیے ہیں۔ ایسے میں سیاحتی صنعت سے جڑے افراد کے علاوہ باغبان بھی اس سال اچھے سیاحتی سیزن کی آس لگائے بیٹھے ہیں تاکہ ان کی محنت کو بھی ملکی اور غیر ملکی سیاح دیکھنے کے لیے آئے۔ تو کل ملا کر ابھی 15 روز ہی گزرے ہیں، لیکن 15 روز میں ہی جو ابھی تک کے ریکارڈ تھے سیاحوں کے وہ ٹوٹ گئے ہیں، کیونکہ اس بار سیاحوں کی ریکارڈ توڑ آمد ہوئی ہے۔ 4,46,000 سیاحوں نے باغ گلالہ کی سیر کی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو سیاحوں کی تعداد ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ابھی بھی یہ باغ سیاحوں کے لیے کھلا ہے اور سیاح جو ہے وہ اس باغ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ لگاتار ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم نکال کر ضرور اس باغ گلالہ کی سیر کریں، کیونکہ ضروری ہے، غیر ملکی سیاح بھی آ رہے ہیں، تو آپ بھی وقت نکال کر اس باغ کا ضرور دورہ کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات وقف ترمیمی قانون کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ وقف ترمیمی قانون اگرچہ ملک میں نافذ ہو چکا ہے، لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ سپریم کورٹ میں قریباً 20 کے قریب درخواست اس کے خلاف دائر کی گئی ہے، جس پر سپریم کورٹ نے حامی بھر دی ہے اور 16 اپریل کو اس پر درخواستوں پر جو ہے سنوائی متوقع ہے۔ لیکن ادھر جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر اپنی پارٹی پہلی پارٹی تھی جنہوں نے اس بل کی مخالفت کے بعد کہا کہ وہ یہ لڑائی سپریم کورٹ میں لڑیں گے، اس کے خلاف وہ جو درخواست ہے سپریم کورٹ میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد نیشنل کانفرنس پارٹی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، انہوں نے بھی اس قانون کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کا رخ کریں گے اور سپریم کورٹ میں اس قانون کے خلاف لڑائی لڑیں گے۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج یہ واضح کیا کہ انہوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر اور صوبائی صدر محمد اشرف میر نے اس حوالے سے کہا کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی اس قانون کے وہ خلاف ہے اور کہا کہ یہ اقلیتی طبقہ اور خاص کر مسلمانوں کے جائیدادوں پر حملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج باضابطہ طور پر اس کے خلاف عدالت میں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا اور سپریم کورٹ جو ہے اس قانون پر ایک بار پھر سے نظر ثانی کرے گا۔ محمد اشرف میر نے مزید کیا کچھ کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ جب بھی یہ وقف بل پارلیمنٹ میں آ گئی تو ہمارے پریزیڈنٹ جناب سید محمد الطاف بخاری واحد فرد تھے جموں کشمیر سے جنہوں نے اپنے پرسنل کیپیسٹی میں اس بل کو رد کر دیا اور نامنظوری دکھائی، ایک مایوسی دکھائی۔ میرا ماننا ہے کہ یہ جو وقف بل ہے جموں کشمیر کے مسلمان ہی نہیں پورے کنٹری کے جو ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور یہاں تک یہ بھی ہے کہ غیر مسلم اس میں ممبر بنائے گئے جو ہمارے وقف کے قانون کے مطابق اس کا سارا
फैसला चलाएंगे यहाँ पर। ये हमारा मजहबी मामला था, अंदरूनी मामला था। मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो हमारे मुल्क के आइन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारा हक था, उसे छीनने की कोशिश की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट थी, मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी। हमें पूरा भरोसा था कि यहाँ के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ के सेपरेटिस्ट थॉट, अलहदगी थॉट के जो भी लोग हैं, एक मुतहरिक होके यहाँ हम जम्मू कश्मीर से एक पूरे मुल्क के मुसलमानों को पैगाम देंगे कि जम्मू कश्मीर एक है, हम इस बिल के खिलाफ है। यहाँ तक कि ये भी भरोसा था कि कम से कम ये असेंबली में ये डिस्कस हो जाएगी, या असेंबली में बाइकाट करेंगे, या जो बाहर से जिस मिनिस्टर ने इस बिल को पास किया वहाँ पर, यहाँ हमारे सीएम साहब उनके साथ ट्यूलिप गार्डन में रंग रलियां मना रहे हैं। ये अफसोस का मुकाम है। आज हमने देखा कि आप देखिए कि वाहिद जो हो यहाँ पर हमारे मजहबी रहनुमा है मीरवाइज उमर साहब, उन्होंने तो टोक के इस बिल की मुखालफत कर दी, आगे पीछे ना देख के इसकी टोक। लेकिन हमारे सीएम साहब ने ना हाउस में, असेंबली में जो हमारा आईनी हक था वहाँ पर डिस्कस करने दिया, ना कोई नाराज़गी दिखाई, ना कुछ किया। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हमारी तो असेंबली में हमारे पास अक्सरियत है ही नहीं है, अपोजिशन का रोल नहीं है असेंबली में, लेकिन फिर भी हमने ये फ़र्ज समझ के किया कि हमारे मज़हब पर डाका डाला जा रहा है, वो हम कतई होने नहीं देंगे। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में आज दर्ज हो गई हमारी बिल, एक्नॉलेज भी किया उन्होंने। हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह जितने भी रिट पिटिशंस इस बिल के खिलाफ आए हैं, सबों को एक अच्छा फैसला वापस मिलने को मिले हमें जम्मू कश्मीर ने। आगे बढ़ते हैं। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का टीआरसी इमारत का मंसूबा जो 2012-13 में शुरू किया गया था, अभी भी नामुकम्मल है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। बीडीए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो तकरीबन 160 इलाकों की निगरानी करता है, पूरा बलेसा इलाका उनके दायरे इख्तियार में आता है, लेकिन मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बलेसा को नज़रअंदाज किया गया है। इमारत का मंसूबा एक दहाई से ज़्यादा अरसे से तातुल का शिकार है, जिसमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक बीडीए लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी मायूसी और नाराज़गी पाई जा रही है। तवील ताख़ीर ने मुकामी लोगों को मुतासर किया है। बहुत से लोगों ने बीडीए की कारकर्दगी से अपनी मायूसी का इजहार किया और टीआरसी की नामुकम्मल इमारत उन्होंने अथॉरिटी की नाअहली करार दिया और इंतज़ामिया से अपील की कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, इसमें मुदाखलत की जाए और इस इमारत को मुकम्मल किया जाए ताकि बलेसा में सियाहत को मज़ीद फ़रोग मिले। देखिए, टूरिज़म रिसेप्शन सेंटर जिसका नाम सुन के तो बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी भलेसा के लोगों को भी उम्मीदें थी कि एक ऐसा टूरिज़म रिसेप्शन सेंटर हमारे भलेसा में भी बन रहा है, तो आप उसकी खस्ता हालत तो देख ही रहे हैं। और इसका मैं जो कसूरवार ठहराऊंगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो बायोक्रेटिक डिलेज़ की वजह से ये जो हमारा जो टीआरसी बिल्डिंग है इसको बनने में अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हर बार भलेसा के साथ जो है वो भेदभाव करती आई है। और पहली एक ऐसी बिल्डिंग जो है वो बीडीए के अंडर थी, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं एक नाकामी उनके लिए बोलूँगा जो उस टाइम के जो सीईओ रह चुके हैं। गुलिस्तान न्यूज़ का पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इशू आज पहली बार, मुझे लगा कि टीआरसी के मुतालिक पहले भी सोचते थे कि इसके मुतालिक यहाँ कोई स्टोरी हो, कि हमने देखा है जब तक सरकार को धरना या कोई मीडिया स्टोरी ना करे तब तक काम होते ही नहीं है। बदकिस्मती से हमारी ये बिल्डिंग 12-14 सालों से ऐसे पड़ी हुई है। जब बन रही थी उस दौरान में भी इसका काम तसल्ली बख्श नहीं हुआ, लेकिन जब बनी तो आप देख सकते हैं 12-14 साल से बिल्कुल ऐसी खंडर पड़ी हुई है। और यहाँ के लोगों का एक सपना था कि यहाँ एक
टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी बने, यहाँ लोग बलेस की सैर करने आएँ, क्योंकि बलेस भी एक जन्नत से, किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि 14 साल से इस पर काम नहीं हुआ, और हमारे लोगों का सपना आज़ाद साहब ने जो देखा था वो भी अधूरा रह गया, और यहाँ के लोगों का सपना भी अधूरा रहा। और हमें ऐसे प्रोजेक्ट और भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब चंगा में जाइए, वहाँ भी एक झांझ घर था, उसकी हालत भी वैसी पड़ी है। उसके बाद यहाँ की हालत भी वैसी पड़ी है। हॉस्पिटल हमारा है, वहाँ भी डॉक्टर्स नहीं हैं। हमारे इशू बहुत है, लेकिन मेन इशू जो आपने आज उठाया है, भले इसके अंदर टूरिज्म डेवलप। तस्वीरों में आपने देखा कि बिल्कुल खुली खिड़कियां हैं, टूटे हुए दरवाजे हैं, और वहां से हम आसानी से अंदर आ सकते हैं। आना यहाँ पे मना नहीं, क्योंकि जिस भी कमरे की आप हालत तस्वीरों में देखेंगे, शायद यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा आप कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसके अलावा दुख होता है, आप देखें कि इसमें पूरी श्रीनगर की जो कारीगरी है वो इसमें की गई थी। कुछ सालों पहले जब इसका काम हुआ था लोग खुश हुए थे, लेकिन अब ये सड़नी भी शुरू होगी। आप अच्छे से देखें कि करोड़ों का पैसा जो है इस पे खर्च किया गया, और अब जो है ये सड़ रही है। मेरे नीचे देखें आप, बजरी जो है वो बिखरी पड़ी है। ये पानी के कुछ अवशेष आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कितनी ज्यादा लीकेज है। बिल्डिंग में आज से ही पानी अंदर आता है बारिशों के दिनों में, और उसी के नज़ारे आप जो हैं इस भलेसा के इलाके से देख रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से मैं ये संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, इस बिल्डिंग के बारे में भी सोचें, इसके कायाकल्प के बारे में भी सोचें, क्योंकि इस इलाके के लोग भी जो हैं आपको वोट करते हैं, आपको चुन करके लाते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है, इन लोगों का सबसे बड़ा सरमाया जो है वो टूरिज्म आने वाले वक्त में हो सकता है। लेकिन जिस चीज के लिए जिस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिस बिल्डिंग को बनाया गया, वो बिल्डिंग उस जर्जर हालत में पड़ी है कि अगर देख करके आप सिर्फ आंसू बहाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर आदेश सी अग्रवाला सीनियर वकील और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के सदर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रह चुके हैं। आज उन्होंने श्रीनगर लाल चौक में वाक़ा क्लॉक टावर पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने कहा कि ये तकरीब कौमी फ़ख्र का लम्हा है और आइन की और हिंदुस्तानी जमहूरियत की मजबूती अलामत है। तकरीब में मकामी शहरियों, वकला और लोगों की ख़ास तादाद ने शिरकत की। To give a message to assess that there is a total peace and prosperity in Jammu and Kashmir, especially this valley. Earlier, before the abrogation of Article 370 of the Constitution, there was so many problems. People were not having any job. Tourists were not coming due to interference of the forces coming from other part of the world. Today, once 370 had been abrogated, central forces and the government of India under Modi government, they have provided maximum support. Why they have provided the maximum support? Because the people, each citizen of the state should feel that he is part and parcel. Government of India is giving special treatment. Government of India has provided a situation where tourists can come. Government of India has provided. टंगमर्ग में सयाहती मकाम रिंगा वाली हुकूमत तवज्जो का मुंतज़िर है। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ कुदरती हुस्न, ट्रैकिंग के मुख्तलिफ रास्ते और सयाहत के बेशुमार मौक़े मौजूद है, जिनसे फ़ायदा उठाकर तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोले जा सकते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और महकमा सयाहत से अपील किया कि इस इलाके को तरक्की दी जाए ताकि यहाँ सयाहत को फ़रोग़ मिले और मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े भी मिल सकें। मैं समर बालाजी पाटिल, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नांदेड़। कश्मीर में आके बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और ठंडी है। फिर से कश्मीर में आ जाओ, कश्मीर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ का वातावरण ठंडा है। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए हमने यहाँ पे घोड़े भी रखे हैं। तो लिंक रोड यहाँ पे 2 है, एक द्रूरू से निकलती है राइट साइड में और दूसरी निकलती है द्रंग से। मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पे टूरिज़्म लाए, कि स्पॉट टूरिज़्म पे लाए। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है। गरीब तबके से ताल्लुकात रखते हैं। हमारे गांव में कोई भी मुलाजिम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस नया खुला है। इधर टूरिस्ट के लिए आने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। जो भी हमारे पीछे हैं, MLA साहब हैं, फारूक अहमद शाह साहब, उसका भी हम शुक्रगुजार करते हैं
यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, नया टूरिज्म प्लेस खुला है, इसके लिए जो भी टूरिस्ट आए उसके लिए हम वेलकम करते हैं। हमें वॉशरूम चाहिए टूरिस्ट के लिए, इधर हट बनाई जाए ताकि ये भी एक टूरिस्ट प्लेस नया खुल सके। हमारे पास इधर बहुत सारे पॉइंट देखने के लिए टूरिस्ट के आने के लिए। हमारे पास सर इधर पुतल पथरी पहले नंबर पे पुतल पथरी आता है, उसका नंबर में हमारे दूसरा नंबर पे आता है सर हमारा। आगे बढ़ते हैं, ज़िला इंतज़ामिया शुपियाँ की तरफ से आज डिग्री कॉलेज शुपियाँ में मंशियात से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद आवाम को मंशियात के इस्तेमाल के नुकसानदेह असरात के बारे में जानकारी देना था और माशरे को बढ़ते हुए मंशियात की इस लानत से कैसे बचाया जा सके इस पर तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम में अफसरान, असातिज़ा, तलबा और आवाम ने शिरकत की, जहाँ मुक़र्रिरीन ने मंशियात की लत को रोकने और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर रोशनी डाली। J&K UT नशा मुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें डिफरेंट पंचायत और ULBs और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो नशे के अगेंस्ट कैसे लड़ना है और उसके अगेंस्ट एक कैंपेन पूरी चला रही है। उसी की एक लेग में आज डिग्री कॉलेज यहाँ शोपियान में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जितने भी लोग हैं और बच्चे काफ़ी सारे यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उसी के रिलेटेड हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। और मेरी मीडिया के हजरात से भी रिक्वेस्ट है, आप भी इसके अगेंस्ट एक वार चलाएं ताकि ये जो नशा है ये हमारी यूटी और हमारे मुल्क से टोटली ख़त्म हो और आने वाला मुस्तकबिल जो है वो सेफ़ रहे। लग रहा है सर इस जैसे प्रोग्रामों से लोगों को फ़ायदा होता है? देखो पहले तो अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि इससे क्या नुकसानात हैं। जब आपको पता चल जाएगा, या जो यूथ है जिसको अभी बुरे और अच्छे का पता नहीं है, जब उस तक ये मैसेज पहुंचेगा कि ड्रग्स से क्या नुकसान है, तो कोई भी इंसान नुकसान से करने से पहले सोचेगा 4 बार कि मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर उसके बाद भी कोई जाता है, उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो प्लेस में हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो जब किसी सोसाइटी में क्रीप होती है तो वो एक सोसाइटी को सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली इनसिक्योर और अनस्टेबल करती है। इसी मेनांस को कर्ब करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज डिग्री कॉलेज शोपियान में ये प्रोग्राम मुनक़द किया है। मकसद सिर्फ एक है कि हमारे सोसाइटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटाइज़ किया जाए ये ड्रग मेनांस के इल इफ़ेक्ट्स और इसकी ट्रैफिकिंग के इल इफ़ेक्ट्स कितने हैं। आज हमारे ज़िला शोपियान के डिफरेंट स्कूलों के HOIs, डिफरेंट स्कूल के टीचर्स को बुलाया गया था। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल को इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। फ़ी अमान अल्लाह।